1964 में मैं स्कूल में था, विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, और मैं जबलपुर गया एक इम्तहान देने के लिए। तो मेरे एक मामा थे, उनके घर पे ठहरा, और वो ओशो के मित्र थे। वहाँ पे दो किताबें मुझे मिली, एक थी क्रांतिवीर, एक थी पथ के प्रदीप। और मुझे लिखने का शौक़ था, और लिखने में जाहिर है कि अच्छे वाक्य, कोटेशंस लोग इस्तेमाल करते थे अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मैंने कहा ये कमबख्त, ये तो हर लाइन कोटेशन है, ये कौन है ये बंदा। उस समय उनका नाम आचार्य रजनीश हुआ करता था। तो मेरे मामा ने कहा कि आओ चलो शाम को मिलवाते हैं। मैं गया शाम को ओशो के बंगलों में, जहाँ वो शाम को बैठते थे और लोगों से बात करते थे, सवाल के जवाब देते थे। वो उम्र जो होती है 14-15, जिसमें सिर्फ लड़कियां सुंदर लगती हैं। मैंने कहा ये आदमी कितना सुंदर है। ओशो नंगे बदन थे, लुंगी पहने हुए, और उस वक्त ओशो का जो शरीर था वो रेसलर जैसा था, पहलवानों की तरह। कंधे, विशाल कंधे, बाहु, दाढ़ी वाड़ी ब्लैक। मैंने कहा ये आदमी कितना सुंदर है। और उस वक्त ओशो एक कहानी कह रहे थे, जो कहानी मेरी ज़िंदगी में फिर सतत चलती रही एक धारा की तरह। वो शायद आपने भी कहानी पढ़ी होगी, किताबों में उनके सुनी भी होगी, कि एक जैन गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि वो अपनी सत्य खोजने आया था। शिष्य बेचारा कहा कि जा बांस हो जा, और वो शिष्य चला गया। सालों बीत गए, अता पता नहीं, वापस नहीं लौटा। तो गुरु ने कहा कि लगता है वो सच में बांस हो गया है, जरा देखो कहाँ है। तो बाकी जो शिष्य थे खोजने गए, और देखा कि वो बांसों के जंगल में खड़ा बांसों की तरह झूम रहा है। और मुझे तब ज़ेन के बारे में कुछ पता नहीं था कि चीज़ क्या है, कौन गुरु होते हैं, कहाँ का धर्म है। मगर वो वाक्य जो मेरे अंदर बैठ गया कि भाई जा बांस हो जा। फिर मैं वापस आ गया, बम्बई आ गया पढ़ने के लिए। तब तक ओशो भी आ गए, 67-68 की बात है। और फिर मैं जाने लगा, और इत्तेफाक ये हुआ कि जहाँ मेरा ऑफिस था, अक्सर ओशो की सभाएं उसी के पास मैदान में होती थी। बॉम्बे में आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान। ओशो गीता पर बोल रहे थे एक समय, और मैं उन दिनों चप्पल वगैरह ज़्यादा पहना करता था। जहाँ बोल रहे थे मैदान में, उसके बगल में एक मोची की झोपड़ी थी, छोटी सी वो झोपड़ी थी मोची की। और मैं एक दिन मेरी चप्पल टूट गई, मैं सुनने गया और वापस आते हुए चप्पल टूट गई। तो मैं रुक गया मोची के यहाँ सिलवाने के लिए। अंदर से मोची की जो बीवी थी वो गालियों पर गालियाँ दिए जा रही थी, ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ। और मोची आराम से बिना कुछ रिएक्ट किए अपने जूते से मेरी चप्पल सिल रहा था। मुझे ताजुब हुआ कि अब कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसकी बीवी इतनी भयंकर गालियाँ दे रही है, इतनी डांट रही है, और इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भैया ये क्या बात, क्या मतलब, वो तो बोले जा रही हो, तुम चुपचाप ये मेरी चप्पल सिले जा रहे हो। तो उसने जो कहा, क्योंकि वो भी ओशो को सुनता था, स्पीकर लगे थे, लाउड स्पीकर, उसने जो कहा, मैंने कमाल ये है कि मैं पढ़ा लिखा होकर मैं नहीं जो समझ सका, इस मोची ने समझ लिया। उस मोची ने कहा कि जो बोला गया स्वप्न में बोला गया है, और जो सुना गया स्वप्न में सुना गया है, फिर फिक्र किस बात की। उसके बाद मैंने कहा अब तो मामला बड़ा सीरियस हो रहा है। और तब तक वो संन्यास उन्होंने देना शुरू कर दिया था। मनाली में कैंप था श्री कृष्ण पर, और फिर आबू में कैंप होने लगे। मैंने कहा अब तो फैसला करना पड़ेगा, इधर या उधर। ओशो के साथ रहना है तो संन्यास तो लेना पड़ेगा। तो एक हिंदुस्तानी आदमी की एक चीज़ होती है, आदत होती है कि अगर बहुत खर्चा कर लो किसी भी चीज़ में, तो फिर उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इकोनॉमिक रीज़न है बिल्कुल। तो मैंने 6 जोड़ी कपड़े बनवा लिए गेरुए। उन दिनों हम लोग लुंगी कुर्ता पहनते थे और माथे पे स्कार्फ, वो हमारा उस वक्त कपड़ा हुआ करता था। तो मैंने 6 जोड़ी लुंगी कुर्ता बनवा लिए, स्कार्फ, और गया दर्जी के पास गया लेके बनाने के लिए। बेचारा दर्जी उदास हो गया कि क्या हो गया आपको, कोई हादसा हो गया, कोई अफेयर था, टूट गया लड़की से, या घर में बहुत डांट पड़ गई, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, आप ये संन्यास ले रहे हैं, दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा दुनिया छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैंने कहा हाँ, हमें तो हमारे गुरु ने बोला है ऑफिस जाओ, सिनेमा घर जाओ, कहीं भी जाओ, गिरे हुए कपड़े मारा तो रहनी चाहिए। शराब घर जाओ, वहाँ भी बैठो। तो
फिर वो उसको भी उत्सुकता हुई, वो भी, मैं बेचारा मुसलमान था, वो भी सुनने लगा। बाद में उसने भी संन्यास लिया। मगर वो जो समय था, शायद आपके बहुत से लोगों के साथ पता नहीं होगा वो समय क्या था। अर्ली 70s का जो समय था, ओशो का सन्यासी होना बहुत खतरे का काम था। मुझे याद है हम लोग खिरगांव चौपाटी पे ध्यान करते थे सुबह सुबह, डायनामिक, सुबह 6 बजे। बहुत सारे आते थे सन्यासी हमारे। और एक संगठना है जो वहाँ है बम्बई में, सब लोग जानते होंगे, हिंदू संगठना है। वो लोग आके पत्थर मारते थे, हम पे पत्थर मारते थे। तो एक दो दिन तो हमने बर्दाश्त किया, किसी तरह की ध्यान तो करना है। फिर हम लोग ओशो के पास गए कि अब क्या करें, हम तो ध्यान करते हैं, उधर वो लोग आके पत्थर मारते हैं। तो ओशो ने कहा वो ध्यान ही किया जो पत्थर से हार जाए। तुम लोग ध्यान करते रहो। वही बात हुई, हम लोग ध्यान करते रहे और एक दिन वो पत्थर बंद हो गए। बल्कि उसमें से कुछ लोग जो पत्थर मारने वाले थे वो लोग उत्सुक हो गए, बाकायदा उन्होंने ओशो को सुनना शुरू किया। और उसके बाद जो एक यात्रा शुरू हुई ओशो के साथ, उसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है और कुछ कहे बिना रहा भी नहीं जाता। और जो मेरा अपना अनुभव रहा है ओशो के सन्यासी की तरह, भी 41-42 साल करीब हो गए, कि अब तो हाल ये है कि ओशो को खाता हूँ, ओशो को पीता हूँ, ओशो को ओढ़ता हूँ, ओशो को बिछाता हूँ, ओशो में सांस लेता हूँ, ओशो में सोता हूँ, ओशो में जागता हूँ। अब उसके सिवा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बाहर एक जिंदगी है, काम है, परिवार है, सब कुछ है, मगर एक अंतर्धारा, एक नदी है अंदर जो ओशो है, और वो नदी लगातार बहती रहती है। आप जहाँ भी हैं, जो कर रहे हैं, एक डुबकी लगी जाती है बीच बीच में। तो अब ओशो के बारे में इतना सब लोगों ने बोला है, वेदांत ने, मुरारी बापू ने, सब ने, और कुछ बोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना एक अनुभव था, वो थोड़ा सा मैंने शेयर किया। मतलब जहाँ तक खतरे की बातें बताऊँ आपको, बड़ी मज़ेदार घटना है। मैं ऑफिस में गया गिरोह कपड़ा पहन के। मैंने ओशो कहा कि अब मैं सामना कैसे करूँगा, मेरे अमेरिकन कंपनी थी और सब अमेरिकन मेरे बॉसेस थे। मैंने कहा वो तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बोले कि वो तुम बाद में देखना, पहले जाओ। तो मैं गया। एक दो दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उनको लगा कि शायद मैं तब विज्ञापन व्यवसाय में हुआ करता था, तो उन्हें कि मैं शायद मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं गिरोह कपड़े में मॉडलिंग कर रहा हूँ। तो एक दो दिन उन्होंने झेला मुझे। जब हफ्ते भर निकल गए तो लोगों की बात तो सीरियस है, ये क्या चक्कर है। तो मेरे बॉस ने बुलाया मुझे, जॉन गेनर नाम था उसका, अमेरिकन। ये क्या है? मैंने कहा मैंने संन्यास लिया है, मेरे कपड़े हैं, मेरे गुरु ने बोला ये पहनना है तो पहन रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा? काम मैं करता हूँ कि मेरे कपड़े करते हैं, और मेरे काम में कुछ कमी है तो बताओ मुझे। और जब मुझे आपके कपड़ों से इतराज़ नहीं, तो आपको मेरे कपड़ों से क्यों इतराज़ होना चाहिए? मैं कुछ भी पहनूँ। और फिर उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैं अपना वैसे ही काम करता रहा। रास्ते पे निकलना मुश्किल था हम लोगों को, क्योंकि रास्ते में लड़कियां छेड़ने लगती थी, मर्दों की तो बात छोड़ो। उस समय एक फिल्म आई थी मनोज कुमार की, सन्यासी या कुछ नाम था, उसमें बड़ा मशहूर गाना था, चल सन्यासी मंदिर में। तो मैं एक दिन आ रहा था तो 3 लड़कियां जा रही, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, चल सन्यासी मंदिर में। मैंने कहा मैडम मैं तो मंदिर नहीं आता, मैं तो सिनेमा देखने जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो आओ। तो वो बड़े, मतलब वो जो दिन थे वो हमारे लिए तो संघर्ष था, मुकाबला था, अपने घर के अंदर, अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ। सब लोग आग बबूला हो गए थे। वो एक आग थी, और इसीलिए ओशो ने कहा कि तो कपड़े को रंग दिए हैं, ये आग का रंग है, तुमको इस आग में उतरना है बदलने के लिए। और क्या बदलाव हुआ, कितना हुआ, वो तो अलग बात है, वो एक लंबी बात हो जाएगी। अभी अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि शायद जल्दी ही वो समय आएगा इस मुल्क में कि हिंदुस्तान का इतिहास जो है लिखा जाएगा कि ओशो के पहले और ओशो के बाद। हिंदुस्तान को यह फैसला करना होगा कि ओशो के पहले हिंदुस्तान क्या था और ओशो के बाद क्या हुआ। धन्यवाद।